हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज गुरप्रीत सिंह। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th की हिस्ट्री और हमारा टॉपिक था मौर्य एम्पायर। देखिए बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से मौर्य एम्पायर अपने पीक पर था अशोक के टाइम पर। उसके बाद गुप्ता आए। गुप्ता की जो डायनेस्टी थी वो भी कोलैप्स कर गई। क्या उसके कारण रहे? उसका सबसे मेन कॉज था फेडरलिज्म। अब ये फेडरलिज्म क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि जो गुप्ता थे या जो मौर्य थे, ये बहुत ही दानी सज्जन थे, ठीक है। चैरिटी के मामले में बहुत ही ज्यादा ये आगे रहते थे। लेकिन ये चैरिटी इतनी क्यों करते थे? क्योंकि ये रिलीजियस थे, ठीक है ना। जो रिलीजियस जितने भी काम थे उनको ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। इसी के कारण अ, ये इतना ज्यादा तरक्की कर पाए, ठीक है ना। इनकी जो मॉरल वैल्यूज थी इतनी इंक्रीज हो पाई। तो देखिए बच्चों, इसके बाद इनको देने के लिए, अपने लोगों को सैलरी देने के लिए, या अपने जो मंत्री थे, अपने लोग थे, उनको सैलरी देने के लिए भी कुछ नहीं बचता था। तो इन्होंने क्या किया कि लैंड चैरिटी करनी शुरू कर दी। जो अपनी जमीन थी कुछ वो दान देनी शुरू कर दी। इसी तरह से गुप्ता आए थे। जो गुप्ता थे उनको जो शुरुआत में लैंड मिली थी वो एक चैरिटी के जरिए ही मिली थी। तो या फिर चैरिटी या किसी सैलरी के रूप में उनको वो लैंड मिली थी। तो अगर उसको कोई लैंड मिल गई, उस पर टैक्स भी बहुत कम था या नहीं था। और उसके बाद धीरे धीरे उस लैंड के जरिए उन्होंने अपने रेवेन्यू को ग्रो किया और कुछ लोगों को लेबरर प्लस सोल्जर के रूप में भी रख लिया। धीरे धीरे उनकी जो सेना थी, उनके जो सोल्जर थे वो ग्रो करने लगे। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि ये जो छोटे छोटे सामंत थे, जो फेडरलिज्म के कारण बड़े हुए थे, वो एम्परर को या किंग को ये कहने लगे कि हमारे पास थोड़ी सी फोर्स है, अगर कभी आपको जरूरत हो प्रोटेक्शन के लिए तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत में तो ये हेल्प थी, ठीक, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सभी लोग किंग पर हैवी होने लगे, हावी होने लगे। तो इससे क्या था कि वहां पर रिवॉल्यूशन शुरू हो गए, सभी जगह पर रिवोल्ट होना शुरू हो गए, और ये सभी जितनी डायनेस्टी थी ये कोलैप्स कर गई। इसी तरह जो गुप्ता थी, जो एक गोल्डन पीरियड था, गोल्डन इरा था आर्ट एंड आर्टिफैक्ट के मामले में, वो भी अब कोलैप्स कर चुकी थी। इसके बाद कुछ 100 सालों तक, अबाउट 100 ईयर, यहाँ पर कोई भी एक ऐसी डायनेस्टी नहीं आई, ऐसा एम्परर नहीं आया जिसने हिंदुस्तान के एक बड़े एरिया को इंटीग्रेटेड किया हो। लेकिन इसके बाद एक सम्राट हर्षवर्धन या एम्परर हर्षवर्धन आए। उन्होंने बहुत टाइम बाद इंडिया के एक बहुत ही बड़े लैंड लॉक को इंटीग्रेटेड किया, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे उसी हर्षवर्धन की। देखिए, मेन इनका नाम था हर्षा, और इनकी जो डायनेस्टी थी वो थी हर्षवर्धन। तो देखिए, हमें सबसे पहले ये देखिए कि हमें इसके बारे में पता कैसे लगा कि हर्षवर्धन कौन था, इसकी सभी बातें। तो इसके दो मेन सोर्सेस हैं, ठीक है ना। सबसे पहला है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने एक अपनी बुक लिखी थी, हर्षचरित्र। तो बाणभट्ट जो वो हर्ष के टाइम का एक पोइट था, ठीक है, उस एक स्कॉलर कह सकते हैं। उसने ये एक बुक लिखी थी हर्षचरित्र, और उसके बाद खुद हर्ष था जो, वो भी काफी अच्छा एक पोइट था, अच्छा लिखता था। तो उसने भी कुछ, चाहे बुक्स कहने चाहे टेक्स्ट कहने, ऐसा कुछ लिखा था जिसका नाम था रत्नावली, प्रियदर्शनिका, एंड राग नंदा। ये सब लिखा था हर्ष ने खुद, ठीक है। और ये है बाणभट्ट का। ये सब क्लियर है।
अब देखिए बात शुरू कहां से होती है। बात शुरू होगी थानेश्वर। थानेश्वर या थानेश्वर जो कि आज के हरियाणा में एक छोटा सा टाउन है। ये था जो वर्धन एम्पायर था उसकी जड़, उसकी कैपिटल। तो शुरुआत में हम मान सकते हैं कि ये एक बहुत बड़े एम्पर या किंग तो नहीं थे, लेकिन हाँ कुछ जगह पर इनका रूल था। हो सकता है इसलिए इन्हें भी फेडरलिज्म में कुछ मिला हो, लेकिन कुछ भी पक्के तौर से नहीं कहा जा सकता। तो इनके जो पिता थे, हर्ष के पिता, उन्होंने महाराज की एक पोस्ट थी, एक नाम था, उसको लिया था और उसके बाद आए थे हर्ष। तो पहले उसके पिताजी के बारे में जानते हैं। उसके पिताजी का नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो थे ये मेनली थानेश्वर के थे और इनके थे 3 बच्चे। कौन कौन से बच्चे थे? सबसे पहले थी राजश्री। राजश्री भी कहते हैं इसको, राजश्री भी कहते हैं, दोनों ही नाम इसके लिखे मिलते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी लड़की थी। उसके बाद था इनका राजवर्धन या इसको राज्यवर्धन भी कहते हैं, और सबसे छोटा था हर्षवर्धन। राजवर्धन के बाद था हर्षवर्धन। ठीक है। तो सबसे पहले बात शुरू होती है ईस्ट, माफ कीजिए, वेस्ट इंडिया से। वेस्ट इंडिया में क्या दिक्कत था कि वहां पर इन्वेजन बहुत हो रहे थे। ईस्ट में तो हमारे पास हिमालय माउंटेन थी, वहां से हमारी बाउंड्री सिक्योर थी, लेकिन वेस्ट से हून हून से उनका इन्वेजन बार बार हो रहा था। कौन थे ये हून, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं कि सेंट्रल एशिया की कुछ ऐसी ट्राइब्स थी या कुछ ऐसे कास्ट, कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ही बहादुर थे, बहुत करेजियस थे, और वो इंडिया के जो इतने सोर्सेस थे उनको उन पर अट्रैक्ट होकर या उनको हड़पने के लिए बार बार इंडिया पर इन्वेजन कर रहे थे। लेकिन इंडिया के ज्यादातर, अब इंडिया तो था नहीं उस टाइम में, इंडिया का कुछ लैंड लॉक हिस्सा था जिसे हम इंडिया कहते हैं, यहाँ भारत वर्ष आदि पुराण में है ना, इस तरह से बातें हैं। तो उस एरिया पर बहुत ही ज्यादा हमले हो रहे थे और इनमें से था एक प्रभाकर वर्धन जो उन इन्वेजन को बार बार रोक रहा था। ठीक है ना, और काफी हद तक ये इस चीज में कामयाब भी रहा था। लेकिन इसके बाद जो स्थितियां थी वो थोड़ी सी बदल गई थी, क्योंकि इनके जो आसपास का एरिया है, इनके जो पड़ोसी, इनके जो साथ वाले स्टेट्स थे, ठीक है, किंगडम थे, वो भी इन पर हमला ना कर दें, अटैक ना कर दें, इस चीज का भी डर था। तो इस डर को खत्म करने के लिए सबसे पहली चीज थी कि उनसे, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन हो या उनके साथ कुछ ट्रीटी हो। तो इसी ट्रीटी करने के लिए कुछ इन्होंने स्कीम लगाई, कुछ सोचा। तो एक मौकरी था डायनेस्टी, मौकरी डायनेस्टी थी कन्नौज की। ठीक है, तो कन्नौज की मौकरी डायनेस्टी से इन्होंने एक थोड़ा सा स्कीम लगाई। क्या स्कीम लगाई? देखिए, प्रभाकर वर्धन उनकी एक थी बच्ची, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए ना। प्रभाकर वर्धन की लड़की थी, बच्ची थी, उनका नाम था राजश्री या राजश्री। ठीक है, तो राजश्री या राजश्री, इसकी शादी कर दी जो कन्नौज थे, यहाँ के एक मौकरी डायनेस्टी थी। इसके जो प्रिंसेस थे या इसके सक्सीडर होने वाले थे वो थे ग्रह वर्मन, ग्रह वर्मन। ठीक है, इन दोनों की शादी हो गई और उस टाइम में जो राजश्री की एज थी वो अप्रोक्सीमेट 11 to 12 ईयर्स थी। अप्रोक्सीमेट है, कुछ पक्का नहीं कह सकते हम। तो देखिए, अब थोड़ी सी कहानी और है। कन्नौज के साथ में है एक मालवा, मालवा रीजन है जो मध्य प्रदेश है आज का, उसका कुछ जो माउंटेन रीजन है उसको मालवा रीजन कहते हैं, एकदम फॉरेस्ट रीजन है। ठीक है ना, मालवा रीजन में एक एम्पायर था, बहुत ही अच्छा एम्पायर था, बहुत तकड़ा एम्पायर था, और उस एम्पायर में एक थे महासेन गुप्त, महासेन गुप्त। ठीक है, मालवा।
और महासेन गुप्ता थे, इनके कुछ बच्चे थे जिनमें से सबसे जो आगे जाकर राजा बना था, किंग बना था, उसका नाम था देवगुप्त। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ देवगुप्त नहीं था, इनके साथ साथ इनके दो बच्चे और भी थे, कुमारगुप्त और माधवगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त और माधवगुप्त। तो ये कुमारगुप्त और माधवगुप्त थे, इसके जो फादर थे, इन्होंने, इसके फादर ने पहले कह दिया था कि भाई साहब आप दोनों थोड़े बहादुर कम हो, या इनको नहीं कहा होगा तो खुद महासेन गुप्त को ये बात पता थी कि ये राजा बनने का तो लायक नहीं है, लेकिन इनको स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या किया, इन दोनों को उठाकर भेज दिया हर्ष के पास। तो ये और हर्ष ये एक साथ बड़े हुए थे, ठीक है ना, एक साथ इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई थी। तो अब बचा देवगुप्त। देवगुप्त बन गया राजा, लेकिन राजा बनते ही ये थोड़ा सा था संकी किस्म का बंदा। इसने देखा कन्नौज पर ग्रह विरमन है, चाहे कुछ भी कारण हो, चाहे उसकी खुद की बनी ना हो, या उसने अपने स्टेट को, अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना हो, जो भी बात हो, उसने देवगुप्त ने ग्रह वर्मन, जो कि हर्ष का बहनोई है, उसका जीजा है, उसका ब्रदर इन लॉ है, उस पर अटैक कर दिया। ठीक है, इसकी वाइफ कौन थी, राजश्री या राजश्री, इस पर अटैक कर दिया। जब इस पर अटैक किया तो उस टाइम में हर्ष कहां पर था, हर्ष था एक छोटा बच्चा, देखिए ज्यादा छोटा भी नहीं था लेकिन था, और उसका फादर थे, उसके भाई थे, उनका काम था उसकी जो वेस्टर्न बाउंड्री है उसको सिक्योर करना। ठीक है ना, तो वो उस टाइम में उसकी देखभाल कर रहे थे, इस टाइम में इन्होंने अटैक कर दिया। अटैक कर दिया तो उस टाइम में क्या हुआ कि अशोक, माफ कीजिए, जो हर्ष है इसके फादर, कौन थे इनके फादर बताइए, प्रभाकर वर्धन। ठीक है ना, प्रभाकर वर्धन उस टाइम में हो गए बीमार। ठीक है, तो बीमार हो गए तो उनको ठीक करने के लिए, उनके ट्रीटमेंट करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए दो वैद्य थे, वैद्य यानी कि डॉक्टर, ठीक है ना, जो आयुर्वेद से अपना ट्रीटमेंट करते हैं, तो वैद्य थे। उनका जो जो वो थे सरकारी वैद्य, ठीक है ना, गवर्नमेंट वैद्य, जो सिर्फ और सिर्फ राजा को ठीक करने के लिए थे, और उनका नाम था रसायन एंड सुषैण, याद रखिए, ठीक है ना, वैद्य। वैद्य थे ये एंड सुषैण, इन्होंने मिलकर प्रभाकर वर्धन को ठीक करने की कोशिश की। अब कोई ऐसे मत कहना कि जो रसायन को तो इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, तो केमिस्ट्री लिखो, ये नाम है, ऐसे का ऐसे रहेगा। ठीक है ना, तो इन्होंने मिलकर प्रभाकर वर्धन को ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन लास्ट में वही डॉक्टर्स वाला डायलॉग बाहर आए और बोले कि सॉरी, ठीक है ना, इसको नहीं बचा पाए, ये मर गया। अब देखिए क्या था कि उस टाइम में इनके बच्चे कहां पर थे, दो बच्चे थे, एक तो हर्ष, एक राजवर्धन, तीसरी सी लड़की इनकी राजश्री, उसकी थी शादी कर रही है। अब क्या था कि खूनों का इन्वेजन हो चुका था, और उसको रोकने के लिए इनके फादर ने, प्रभाकर वर्धन ने, हर्ष और उसके भाई राजवर्धन को वेस्टर्न बाउंड्री यानी कि खूनों को रोकने के लिए भेजा था। अब किसी कारण से हर्ष वहां तक नहीं जा सका था, लेकिन राजवर्धन खूनों को रोकने के लिए गया हुआ था, तो उसने रोक भी लिया। जब उसको पता लगा कि मेरे पिताजी की मौत हो चुकी है, ठीक है ना, तो वो भागा भागा वापस आया, भागा भागा वापस आया, तो देखा भी ये क्या हो रहा है। इस टाइम में हर्ष भी वहां पर था। हर्ष ने क्या देखा कि उसकी, हर्ष की मॉम थी यशोमती, ठीक है ना, जो हर्ष था इसकी मॉम थी यशोमती। यशोमती उसके फादर के जब फ्यूनरल हो रहा था, उसके साथ ही उसकी जो क्रीमेशन थी, उसकी जो चिता थी, उस पर बैठ गई। ठीक है ना, इसे कहते थे सती होना। अब सती एक चल रहा था रिचुअल, इसको हालांकि 19th सेंचुरी में इलीगल बता दिया था सती होना। अभी सती होना क्या था, देखिए, जब भी कोई क्षत्रिय, आमतौर पर क्षत्रिय किसी रॉयल
फैमिली से हो, या ज्यादातर किसी भी क्षत्रिय का जब मौत हो जाती है, उसकी कैजुअलिटी हो जाए, चाहे तो वॉर में हो जाए या घर पर हो जाए, तो क्या करते थे कि उसकी वाइफ को भी उसकी क्रीमेशन में या उसका जो फ्यूनरल था उसमें उसको बिठा देते थे, उसको भी जिंदा को जला देते थे। इस तरह की बातें थी, उसे कहते थे सती होना। सती हालांकि 19th सेंचुरी तक चलता रहा, उसके बाद इस पर लॉज आए, इसको इलीगल घोषित कर दिया, इसको बैन कर दिया, लेकिन इससे पहले ये थी। तो हर्ष ने देखा कि उसकी मॉम मर गई, उसी टाइम राजवर्धन आ गया, तो राजवर्धन ने देखा भी ये क्या हो रहा है। हालांकि सबसे बड़ा वो था, उसको वहां का राजा बनना था, लेकिन उसका दिमाग था थोड़ा सा सन्यासी, ठीक है, यानी कि वो रिन्यूसिएशन लेना चाहते थे। क्या चाहते थे? जो राजवर्धन है, कहां पर गए राजवर्धन, देख नहीं रहे, तो जो राजवर्धन है वो रिन्यूसिएशन के लिए जाना चाहते थे, इसको कहते हैं संन्यास, ठीक है ना। रिन्यूसिएशन की एक खास किस्म है संन्यास, जो कि सनातन धर्म में जिसको वर्णित किया गया, जिसको डिस्क्राइब किया गया, ठीक है ना। तो उस टाइम में एक लीडर की जरूरत थी पूरे स्टेट को, ठीक है ना। उधर से उनके पिता जो प्रभाकर वर्धन थे वो भी मर चुके हैं, उनकी माता भी मर चुकी है, इसके साथ साथ जो उनके ब्रदर इन लॉ है उनके स्टेट पर भी अटैक हो चुका है, जिसका प्रभाकर जो मौकरी के राजा थे ग्रह ब्राह्मण, उन पर मालवा का अब अटैक हो चुका था, उसको रोकने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी था। तो मालवा के जो किंग थे उन्होंने इतनी उसकी बुरी हाल की, इतनी बुरी हाल की कि पूरे के पूरे कन्नौज को बहुत ही बुरे हाल में लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया था। और ये अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके एक बंगाल के किंग थे शशांक, जिन्होंने उनका साथ दिया था देवगुप्त का, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए हर्ष का जो जन्म हुआ था वो हुआ था अप्रोक्सीमेट 590 AD, ठीक है ना। और ये जो पूरी कांड है, पूरा इवेंट है, जो उसके पिताजी मर गए, उधर से अटैक हो गया, ये बात है अप्रोक्सीमेट 605 की, ठीक है ना। तो प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन हालांकि किंग या एम्परर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन किसी न किसी प्रेशर में आकर या अपनी एक जिम्मेदारी समझकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर वो राजा बनने के लिए तैयार हो गए। और ये ईयर था 605 AD, 605 AD से लेकर 606 AD, एक साल तक उन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला, लेकिन उसके बाद तो उनकी बस हो गई, भाई जा रहा हूं मैं। ऐसा नहीं था कि ये लायक नहीं थे, बहुत अच्छे लायक थे, लेकिन इसके बाद ये चले गए, संन्यास ले लिया। इसके बाद आए इनके छोटे भाई हर्षवर्धन, ठीक है ना। अब वो संन्यास नहीं लिया था, हालांकि इन्होंने, इसके पीछे कुछ और भी बातें थी, आपको बताऊंगा अभी मैं। हर्षवर्धन आए थे 606 में, लेकिन इससे पहले प्रभाकर वर्धन ने एक काम करना था। क्या काम? कि अपना जो ब्रदर इन लॉ का स्टेट था उसको बचाना था। उनका ब्रदर इन लॉ ग्रह वर्मन वो मारा जा चुका था, इसके द्वारा, जो मालवा का राजा था, मालवा का किंग था देवगुप्त, उसके द्वारा, ठीक है ना। तो प्रभाकर वर्धन ने और हर्ष ने मिलकर अटैक किया। किस पर अटैक किया? कन्नौज पर, अपने ही बहनोई के अटैक नहीं किया, यानी कि वहां पर जो आ चुके हैं मालवा के किंगडम के लोग, उनको बाहर करने के लिए। तो क्या हुआ कि उनको हराने में सक्सेसफुल रहे, ठीक है ना। इन्होंने ग्रह वर्मन का जो स्टेट था उसको, कन्नौज को जीत लिया था। लेकिन क्या सिर्फ कन्नौज को जीतना पूरा था? ऐसा नहीं था। जिन्होंने अटैक किया है वो आगे फिर भी अटैक कर सकते हैं, तो उनको भी हराना जरूरी था। तो इतने में क्या हुआ कि जो बंगाल था, ठीक है, बंगाल के एक किंगडम थे शशांक। शशांक ने ग्रह वर्मन को मारने में मालवा के राजा, मालवा के किंग देवगुप्त की सपोर्ट की थी। तो इसी जो था, ये था थोड़ा चालबाज बंदा, इसने इसको लेटर भेजा या कोई भी मैसेंजर भेजा प्रभाकर वर्धन को कि भाई साहब आप आइए इधर, आपसे काम है, आप
कि बहादुर से मैं इतना खुश हूं कि अपनी लड़की की शादी आपसे करना चाहता हूँ। ये था भोला बंदा, मान गया, पहुंच गया बंगाल बिना हथियारों के, बिना सिक्योरिटी के। तो भाई बंगाल वाले शशांक ने इसको मरवा दिया, खत्म कर दी कहानी इसकी, मरवा दिया। तो उसके बाद जो एम्परर बना या किंग बना वो था हर्ष। हर्ष के किंग बनते ही इसका नाम हो गया हर्षवर्धन, ठीक है। और ये बना था 606 एडी में। एज इस टाइम इसकी 16 ईयर्स जब ये बना, थानेश्वर में बना। अब जैसे ही किंग बना तो इसकी बहन जो थी तो वो सती होने के लिए कहीं पर घूम रही थी। तो इसने कुछ फोर्स लेकर उसको ढूंढना शुरू कर दिया। और इसका सबसे जो खास पार्टनर था वो था भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन था जो वो असम से था, है ना। असम प्रॉपर नाम नहीं था, जो आज का असम रीजन है वहीं का था ये बंदा। और उसका नाम था कामरूप, जहां का ये एम्परर था, ठीक है। तो भास्कर वर्मन और हर्ष ने मिलकर हर्ष की बहन को ढूंढ निकाला। वो सती होने के लिए जा रही थी। अब ये सती होने से बच गई, कन्नौज में वापस आए। तो उसकी बहन थी, जो हर्ष की बहन राजश्री, उसने हर्ष को रिक्वेस्ट की कि भाई साहब आपके जीजा जी की तो मौत हो चुकी है, तो कन्नौज को संभालने के लिए या उस पर रूल करने के लिए किसी की जरूरत है, तो आप आइए और यहाँ पर रूल कीजिए। लेकिन हर्ष इसके लिए नहीं माना। जो कन्नौज के लोग थे, आम पब्लिक थी, उन्होंने भी देखा कि किस तरह से हर्ष ने उन सभी को बचाया है, ठीक है ना। तो वो भी ऐसा मानने लगे थे कि अंदर ही अंदर हमारा राजा कैसा हो, हर्षवर्धन जैसा हो, इस तरह की बातें। लेकिन हर्ष किसी भी सूरत में उस स्टेट को होल्ड करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हाँ, उसने कहा कि जब तक मेरा बस चलेगा तो मैं थानेश्वर से बैठकर ही आपकी इस जगह को कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 6 साल के बाद में जो हर्ष था 6 एडी में वो कन्नौज में आया और कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया, ठीक है। अब कैपिटल बनाया और उसने सोचा एक अखंड भारत, यानी एक इंटीग्रेटेड इंडिया का सपना। तो इसके लिए जरूरी था कि वो अपने आसपास के जो एरिया है उनको कॉन्कर करे। अब इंटीग्रेटेड इंडिया क्यों? क्योंकि अगर पूरे इंडिया में किसी एक बंदे का या इंडिया के एक बड़े हिस्से में किसी एक बंदे का रूल होगा तो वहां पर रिवोल्ट होने की संभावना कम होगी, ठीक है ना। लड़ाइयां भी कम होगी, क्योंकि लड़ेंगे तो छोटे छोटे आपस में ना, बड़े बड़े आपस में कम लड़ते हैं। तो इसके लिए उसने शुरू कर दिया एक अपना मिशन, और इस मिशन में उसका साथ दिया था भास्कर वर्मन। वही भास्कर वर्मन जिसने उसकी बहन राजश्री को बचाने में मदद की, वही भास्कर वर्मन जिसकी मदद से उसने देवगुप्त को पटखनी दी, वही देवगुप्त जिसने उसके जीजा, उसके बहनोई ग्रह वर्मन को मारा था, ठीक है ना। और वही ग्रह वर्मन देवगुप्त जिसके दोस्त शशांक ने हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन की हत्या की थी, उसका मर्डर किया था, ठीक है ना, उसको बुलाकर धोखे से। तो हम जानेंगे अब हर्षवर्धन का रूल कैसा था, क्या कुछ उसने अपने रूल में किया। तो देखिए बच्चों, जैसे वो अपने रूल में आया तो उसने मिलकर अटैक करने शुरू कर दिए भास्कर वर्मन के साथ में, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या था, उसने गुजरात के ध्रुवसेन था, गुजरात में एक किंग था, उसका नाम था ध्रुवसेन सेकंड। ठीक है बच्चों, अब ध्रुवसेन सेकंड पर उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन उन्होंने एक बात देखी कि जो गुजरात था वो कन्नौज से कुछ दूर था, ठीक है ना। तो अगर उन्होंने कभी साउथ में कोई इन पर इन्वेजन करे तो हो सकता है कि गुजरात उनको बचा ले। तो हर्षवर्धन ने एक स्कीम की कि गुजरात के साथ एक उसको हराकर उसके साथ एक ट्रीटी साइन कर ली। अब देखिए, किसी के साथ अपने पहले ट्रीटी करें कि आप हमारे दोस्त हैं तो वो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर किसी को हरा दें, हराकर उसका स्टेट
उसका किंगडम उसको वापस कर दें तो इसका एक एहसान रहेगा ना, तो वो बात मान लेगा। तो उसने एक ट्रीटी साइन की, ना सिर्फ ट्रीटी साइन की बल्कि ध्रुवसेन के साथ हर्ष ने अपनी डॉटर की शादी कर दी। ठीक है, डॉटर की शादी हो गई, फिर तो समझे बन गए, अब तो बात ही कुछ और है। ठीक है ना, तो इस तरह से बात हुई। लेकिन कुछ जगह पर यह भी बोलता है कि हर्ष की कभी शादी नहीं हुई, तो वो डॉटर जो थी शायद वो अडॉप्ट थी या जो भी थी। ठीक है ना, इस प्रकार की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। अब देखिए, उसने हमला कर दिया, अब उसका जो एम्पायर है वो काफी बड़ा हो चुका था। कहां तक? आज का जो बिहार है उसका हिस्सा, एमपी, उसके अलावा यूपी, हरियाणा, ये सभी जो एरियाज हैं ये अब के टाइम तक कहां पर? हर्ष के पास आ चुके थे। ठीक है ना, अब उसकी नजर थी साउथ में। ठीक है, साउथ में जाने से पहले वो गया था कश्मीर में। कश्मीर जिसका वर्णन, जो उसका डिस्क्राइब किया गया है वो कलहन के एक टेक्स्ट राज तरंगिणी में किया गया है कि किस तरह का वो था। तो जो कलहन ने जैसा बताया कि जो कश्मीर का जो राजा था, वहां का एम्परर था, वो एक बुद्धिस्ट था। ठीक है ना, और हर्षवर्धन हालांकि एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ, खुद वो एक वैश्य था। ठीक है ना, जैसे कुछ लोगों ने क्षत्रिय भी कहा है, लेकिन ज्यादा जो कहते हैं वो वैश्य था। तो खुद तो वो था हिंदू, लेकिन उसने कभी भी बौद्धों को कम नहीं समझा। ठीक है ना, एक सेकुलर स्टेट में आया, हर किसी को बराबरी का हक। ठीक है, तो ऐसा भी हमें कुछ मिलता है कि उसने जो हाथी का दांत होता है ना, उससे और जो बुद्ध था उसकी कुछ हड्डियां थी, उनको मिलाकर बौद्ध विहार या बौद्ध मठ जिसे कहते हैं हमने, उसको एस्टेब्लिश किया कश्मीर में। उसकी को एस्टेब्लिश करने में जो कश्मीर का किंग था उसकी मदद की। तो इससे पता लग गया कि उसके जो रिश्ते थे, उसके जो रिलेशन थे कश्मीर से काफी अच्छे थे। अब बच्चों क्या हुआ कि इसके बाद आई बारी साउथ की। साउथ में थी सबसे बड़ी डायनेस्टी चालुक्य चौल डायनेस्टी। इससे पंगा लेना, छेड़खानी करना कोई सीधी बात नहीं थी, लेकिन हर्ष था थोड़ा सा सन की, अपने स्टेट को एक्सपेंड करना चाहता था। तो उसने अपने दोस्त भास्कर वर्मन और दो चार अपने और दोस्तों को लेकर साउथ पर हमला कर दिया। उस टाइम में वहां का जो चालुक्य डायनेस्टी का एक राजा था, उसका नाम था पुलकेशिन सेकंड। चालुक्य डायनेस्टी का था ये। इस पर हमला कर दिया। भाई साउथ वाले हैं, ऐसे तो हार नहीं मानते। ये अच्छी तरह से हुआ, हर्ष इसमें हार गया, और ये हार गया, इसका जो अपने को जानकारी, इसकी नॉलेज मिलती है वो मिलती है, एक एहोल डिस्क्रिप्शन है। एहोल रवि है जो उसने इसको लिखा है, तो रवि के द्वारा लिखी हुई एहोल इंस्क्रिप्शन, उसमें हमें यह पता लगता है कि कैसे हर्ष और पुलकेशिन सेकंड की लड़ाई हुई, इनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ और पुलकेशिन इसमें जीत गया। तो हर्ष चला गया वापिस। उसने उसके बाद कभी नहीं सोचा कि साउथ में जाएं, जितना अपने पास अड़ंगा है उसी पर अपने शासन करें, उसी पर रूल करें। देखिए, मौर्य टाइम में जो एम्परर था सबसे ज्यादा बड़ा था, लेकिन गुप्त उसके बाद छोटे हो गए, और उसके बाद आया हर्ष जो बिल्कुल छोटा था। हालांकि इसने भी इंडिया के बहुत बड़े एक हिस्से पर रूल किया, लेकिन जितना बड़ा एम्पायर मौर्य और गुप्ता का था, इसका उतना बड़ा बिल्कुल भी नहीं था। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कैसा था। ठीक है बच्चों, तो देखिए इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें मौर्य और गुप्त एम्पायर की मिरर इमेज देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है कि चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र में लिखा था उसी तरह का एम्पायर इनका था, उसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन इनका था, लेकिन फर्क था तो उनकी जो पॉलिसीज थी लिटरेचर को लेकर और रिलीजन को लेकर। ठीक है, तो हालांकि ये कुछ हिंदू थे, कुछ जगह पर ऐसा मिलता है कि इन्होंने ये बुद्धिस्ट थे, लेकिन इन्होंने बुद्धिज्म को कब अपनाया इसका कुछ खास हमें पता नहीं लगता है। तो कुछ जिक्र मिलता है, जैसा कि एक है प्रयाग असेंबली।
देखिए बच्चों, प्रयाग आज का इलाहाबाद है जो वहां पर, तो इसका जो हमें पता रहता है वो एक तो इसका सबसे बड़ा सोर्स है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग एक चाइनीज ट्रेवलर, कहीं चाइनीज पिलग्रिम, जो कि इंडिया में आया था। इंडिया में आया था वो वेस्टर्न पार्ट से, उसके बाद नालंदा तक्षशिला यहाँ पर भी रहा। वो आया था बेसिकली बुद्धिस्ट कल्चर, बुद्धिस्ट लिटरेचर और यहाँ के रिचुअल्स को जानने के लिए, क्योंकि वो खुद एक बुद्धिस्ट था। अशोक ने जब अपने धर्म को, अपने रिलीजन को चाइना में, श्रीलंका में फैलाया था, तो उसके पास पहुंचा, उसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन उसको ललक थी थोड़ा सा बुद्धिज्म के बारे में और जानना। बुद्धिज्म के बारे में पता कहाँ लगेगा? इंडिया में। इंडिया में आया, अब इंडिया में लैंग्वेज के जरिए वो पता लगेगा, यहाँ के टेक्स्ट को पढ़ेगा, तो लैंग्वेज सीखनी जरूरी है। उसने लैंग्वेज सीखी नालंदा यूनिवर्सिटी से। नालंदा यूनिवर्सिटी वही जिसको गुप्ता ने फाउंड किया था, बिहार में है आज के। हालांकि वे बाद में कैलप्स होगी, उसके बाद अब दोबारा इसको फाउंड किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो कैसे कोलैप्स हुई कि एक राजा था, राजा कहाँ का था? दिल्ली का था। राजा से अगर उसको बादशाह कहा जाए तो ज्यादा ठीक है, और उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी एक बार बीमार हो गया, तो उसने क्या किया कि एक वैद्य को, एक डॉक्टर को बुलाया और कहा कि आप मुझे ठीक कर दीजिए। ठीक है। जब पता लगा कि वो हिंदू है तो उसने मना कर दिया उससे ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो वैद्य ने क्या किया कि उसको कहा कि आप रोज कुरान पढ़िए, एक पेज रोज पढ़िए। वो क्या ठीक है। तो वैद्य ने क्या किया, चुपके से उस कुरान के जो पेजेस पर कुछ खास मेडिसिन, कुछ खास पेस्ट लगा दिया, लेप लगा दिया, ताकि वो जब भी उसको ऐसे पलटे, थूक से पलटेगा लगाकर, तो उसके अंदर वो मेडिसिन जाती रहे। इससे क्या हुआ कि कुछ दिनों में बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। पर जब उसको ये बात पता लगी कि उस वैद्य ने कितनी इंटेलिजेंस से उसको ठीक कर दिया, तो वो उसको मान गया भी ये इंडिया के लोग बहुत ही सियाने हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। लेकिन अगर इतने इंटेलिजेंट है तो अपने लिए फ्यूचर में अपने को खराब करेंगे। तो उसने क्या किया कि उस नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, और ऐसा माना जाता है कि वो 6 मंथ तक जलती रही। ठीक है ना, ऐसी थी हमारी लिटरेचर, ऐसा हमारी कल्चर थी। तो फिर से आते हैं ह्वेनसांग पर। ह्वेनसांग एक चाइनीज पिलग्रिम जो कि बुद्धिस्ट रिकॉर्ड की स्टडी के लिए इंडिया आया। तो इंडिया से जब आया तो उसकी बड़ी चर्चा थी, भाई साहब वो आए पड़े हैं ह्वेनसांग। ठीक है। तो वो थे गए हुए भास्कर वर्मन के पास। अब प्रयाग असेंबली बेसिकली हर 5 ईयर्स के बाद होती थी, और ये कुल 6 टाइम हुई, यानी कि कुल 6 बार हुई थी। तो इसमें क्या करता था कि जो हर्ष था वो सभी ब्राह्मण्स को, बुद्धिस्ट मॉन्क को, जैनिज्म से जुड़े हुए लोगों को बुलाता, एक साथ बिठाता। मकसद क्या था इस चीज का? देखिए, मकसद था डिबेट करना और एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचना जिससे कि सभी लोग एग्री करें, जो सभी सही हो। क्योंकि देखिए, जब बुद्धिज्म फाउंड हुआ उसके प्रिंसिपल कुछ और थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ बुरी बातें, अच्छी बातें, या जो भी कहें ना, आती गई। इसी तरह से हिंदुइज्म में, और उनमें क्या हो गया, डिसेंट बढ़ गया। अब उनको एक साथ बिठाकर उस पर अगर डिबेट की जाए, एक अच्छी डिबेट की जाए, तो अच्छा कंक्लूजन मिलेगा। और उसमें जो हर्ष था वो क्या करता कि अपने कभी कपड़े उतार कर दे, मतलब अपने जितना भी दान दून करता, उसमें एक बार तो उसने ना इतना दान किया, उसने इतनी चैरिटी की कि अपने कपड़े उतार कर भी कुछ मॉन्क्स को दे दिए। इस तरह की बातें को देखने को मिलती है। ह्वेनसांग ने भी इसको डिस्क्राइब किया है। तो जब अपने कपड़े उतार के दे दिए तो हर्ष की बहन राजश्री आई और उसके ऊपर एक कंबल दिया। इस तरह की बातें हमें देखने को मिलती है। इतना दानी था हर्षवर्धन। तो फिर से आते अपने प्रयाग असेंबली में। तो देखिए, इससे पहले आपको मालूम था कि कुछ बुद्धिस्ट जो संगतियां हुई थी, कमेटी मीटिंग्स हुई थी, ठीक है ना, इसमें की बहुत सी बातों का कंक्लूजन निकल कर आया था। तो इसी तरह से प्रयाग असेंबली थी, ठीक है ना, 6 टाइम हुई थी ये। और उस टाइम में क्या हुआ कि एक असेंबली कन्नौज में भी हुई, ठीक है ना। अब कन्नौज में असेंबली हुई तो उसमें बुलाया जाना था ह्वेनसांग को, क्योंकि ह्वेनसांग एक बहुत ही अच्छा स्कॉलर, अच्छा पिलग्रिम था, जो दूर दूर तक उसकी चर्चा थी। लेकिन वो था कहां पर उस टाइम में? वो था भास्कर वर्मन के पास।
भास्कर वर्मन के पास। भास्कर वर्मन था हर्ष का दोस्त, बिल्कुल बात है। तो हर्ष ने क्या किया कि इसको मैसेज भिजवाया कि आप ऐसा कीजिए, जो ह्वेन-त्सांग है उसको हमारे पास भेज दीजिए। तो भास्कर वर्मन थोड़ा सा ईगो वाला बंदा, उसने कह दिया कि आएगा तो मेरा सिर आएगा, अगर वरना कुछ नहीं आएगा। उसको अगर गुस्सा ये कहा, भाई साहब सिर भेज दो अपना काट कर। ये डर गया, खुद भी आया और हर्षवर्धन ह्वेन-त्सांग को भी इसके पास ले आया। खुद ह्वेन-त्सांग ने बताया है कि जो भास्कर वर्मन था वो शिव का भक्त था और कभी भी उसने शिव के अलावा किसी के आगे अपना सिर को नहीं झुकाया। तो कन्नौज असेंबली शुरू हुई और उसके चेयरमैन बनाए गए हमारे ह्वेन-त्सांग। लेकिन एक बात, हर्ष ने एक ऐसा ऑर्डर निकाला जिसने सभी को नाखुश कर दिया। क्या था ऑर्डर ये? देखिए, उसकी बुद्धिज्म में उसका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था वो बुद्धिज्म था, ठीक है। बुद्धिज्म के प्रति वो हमेशा ही सॉफ्ट रहा था। हालांकि खुद उसने बुद्धिज्म को अडेप्ट किया या नहीं किया इसका कुछ खास हमारे पास एविडेंस नहीं है। तो उसने, वहां पर ब्राह्मण भी थे और भी थे बहुत सारे, तो उसने कह दिया कि कोई भी बंदा ह्वेन-त्सांग की बात को काटेगा नहीं, उसको गलत नहीं कहेगा, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि वो हमारा मेहमान है और इतनी दूर से आया है। ये बात कुछ ब्राह्मणों को रास नहीं आई, तो उन ब्राह्मणों ने मिलकर हर्षवर्धन का जो, माफ कीजिए, जो ह्वेन-त्सांग का टेंट था उसको जला दिया। इस बात का पता लग गया भी हर्षवर्धन को कि मेरा एक गेस्ट आया, उसका टेंट इन्होंने जला दिया। तो उन्होंने ऐसा कुछ पता लगता कि उन्होंने 500 ब्राह्मण थे उनको मरवा दिया, उनका मर्डर करवा दिया। लेकिन कुछ जगह यह भी मिलता है कि उसको डिपोर्ट कर दिया, अपने स्टेट से बाहर निकाल दिया, ठीक है। जो भी हुआ हो उसने एक्शन तो लिया, ये तो बात है। लेकिन वो ब्राह्मणों के लिए हमेशा ही बुरा था ऐसा भी नहीं था। कुछ ऐसा भी हमें मिला है कि उसने लगभग 1000 ब्राह्मण की एक बार मदद की, उनको बहुत सारी जमीन दी, लैंड दी उनको, ठीक है ना। इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन तो उनका था जो गुप्त थे या जो मौर्य थे उनके जैसा, लेकिन लोग खुश कितने थे, वहां पर खुशियां कितनी थी, या वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था अच्छा कितना था? तो अच्छा तो बिल्कुल नहीं था, कोई ना बढ़िया शासन था ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि खुद ह्वेन-त्सांग ने अपने टेक्स्ट CUK में इस चीज को मेंशन किया है। कैसे? कि एक रॉयल गेस्ट होने के बावजूद, एक रॉयल प्रोटेक्शन होने के बावजूद ह्वेन-त्सांग के साथ बहुत बार चोरी हो गई थी। देखिए भी, एक बंदे को जिसको राजा ने प्रोटेक्ट किया है, उसने, राजा ने उसको सिक्योरिटी दी है, उसके साथ अगर कुछ ऐसा हो जाए तो कॉमन पीपल का क्या हाल होगा हम जान सकते हैं, ठीक है ना। उस टाइम में इस तरह की बातें थी और उस टाइम में जो अनार्की थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि हर्ष का जो ध्यान था अब ज्यादा कहां हो गया था? साधु संतों पर, बुद्धिस्ट मोक्ष पर, ब्राह्मण पर, ठीक है ना। इसलिए वो अपने राजा, अपने जो किंगडम था उस पर बहुत ही कम ध्यान देने लगा था। ऐसा नहीं था कि वो जो उसकी मॉरल वैल्यूज अच्छी नहीं थी, उसने कुछ जो स्लॉटर्स थे, जो पशु वध खाने थे, उनको बंद करवा दिया था, ठीक है ना। दूसरी बात कि वो हमेशा महायान जो स्ट्रीम है उसको फॉलो करता था। महायान कौन सी स्ट्रीम है इसको जानते हैं अपने, उसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे। देखिए, जब बुद्धिज्म फाउंड हुआ तो उनका एक रूल था, क्या, कि वो कभी भी किसी स्टैचू की वर्शिप नहीं करेंगे, या जिसे अपने कहते हैं मूर्ति पूजा, ये नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या था कि सिंप्लिसिटी खत्म होती गई, और जब कनिष्क आया, कनिष्क की अपनी बात करेंगे अगले चैप्टर में, जब कनिष्क आया तो उसने कुछ ऐसा कहा कि हमें थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो बुद्धा को सिर्फ एक जेंटलमैन मानते थे, ठीक है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो बुद्धा को गॉड मानते थे। अब जो लोग बुद्धा को मानते थे आम बंदा, वो तो बन गए हीनयान, और जो
मानते थे बुद्धा को गॉड, वो बन गए महायान। अब जो हर्ष था वो था महायान, ठीक है ना। आज भी इसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रही है इन दोनों में। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चोल पर, ठीक है, चोल डायनेस्टी पर। तब तक के लिए आप अपना जो भी आपको पढ़ाया गया वो अच्छी तरह से बुक में से पढ़िए।